जय महाकाल दोस्तों। आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आज हमारी बात होगी वो पटवारी के हमारे प्रश्न पत्र पर बात होगी, यानी कि 14 दिसंबर 2017 को जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था, हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा क्वेश्चन उन्हीं पे बात करेंगे हम जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से वही क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आपने पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन बहुत अच्छा किया है तो ये मान सकते हैं कि आने वाली परीक्षा आपकी बहुत बेहतर हो सकती है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले दो लाइनें। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ, आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। यानी कि जो हमारे वीर शहीद हैं उनकी शहादत के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। और देश भी कहीं ना कहीं हमारा उन्हीं लोगों के कारण आजाद हुआ है जो कि हमारे वीर शहीद हुए हैं। उनका बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। चलो भाई, तो उनकी शहादत को नमन। और हम शुरू करते हैं, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब पति पत्नी और इस अवधि में जन्मे बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है। बच्चे की आयु क्या होगी? तो आप आराम से देखो भाई कि अगर हम बात करें 5 वर्ष पूर्व की, अरे कहां की बात करें भाई, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो उनकी औसत आयु कितनी थी भाई? 23। तो 5 वर्ष पूर्व थी तो वापस वर्तमान में आने के लिए क्या जोड़ देंगे? 5, यानी कि वर्तमान औसत आयु उनकी कितनी हो गई? 28। और पति और पत्नी यानी कि दो लोग हैं, तो 28 इंटू 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 28 2 आ जाएगा हमारा 56। अब एक बच्चे का भी जन्म हो गया है। अब बच्चे का जन्म हो गया यानी कि लोग कितने हो गए? 3। और उनकी औसत आयु भी कितनी वर्ष है? 19 वर्ष, यानी 19 3 कितने हो गए? 57। अब आप देखो कि 2 व्यक्ति से 3 व्यक्ति ने बढ़ा कितना? एक व्यक्ति। और उम्र कितनी बढ़ गई? उम्र 1 वर्ष, यानी कि जो नन्हा बच्चा आया है उसकी जो उम्र होगी वो कितनी होगी? 1 साल होगी। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं हमारा कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। अगले क्वेश्चन को हम समझेंगे जरा, तो देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल, 5 काली तथा 6 सफेद गेंदें हैं। यदि थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता होगी कि यहां गेंद काली हो? अब आप आराम से देखो दोस्तों कि टोटल अगर हम गेंद की बात करें तो टोटल जो हमारी गेंद है वो कितनी हो गई दोस्तों? 4 और 5 9 और 6 15, यानी कि टोटल गेंद हो गई भाई हमारी 15। और 15 गेंद में से हमें से एक निकालना है और वो गेंद कौन सी होनी चाहिए हमारी? वो होनी चाहिए भैया काली गेंद होनी चाहिए। अब काली गेंद हमारे पास कितनी है भैया? काले गेंद है हमारे पास 5, यानी क्या बोल देंगे? 5/15, यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? 1/3 बनेगा। क्लियर है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अब यहां से प्रायिकता के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जरा उन पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना दोस्तों? चलो, तो कौन से क्वेश्चन बनते हैं जरा उन पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। इसका आंसर तो 1/3 आपने लगा ही लिया होगा। अब कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जरा उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। चलो दोस्तों, अब देखो अगर वो पूछ ले कि जैसे सबसे पहले तो आप निकालो कि भाई कुल गेंद, तो जो कुल गेंद हो गई वो कुल गेंद कितनी हो जाएगी दोस्तों? हो जाएगी 15। अब कुल गेंद हमारी क्या हो गई दोस्तों? 15 हो गई। अब इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। देखो पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है कि एक गेंद निकालने की संभावना। अब एक गेंद कौन सी हो? लाल हो। तो अगर लाल गेंद की पूछे तो आप क्या बोल सकते हो लाल गेंद के बारे में कि कुल कितने हैं? 15। और लाल गेंद कितनी है? 4। 4 में से एक निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/15 आ जाएगा। दूसरा अगर वो पूछ ले कि भाई काले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो काले गेंद कितने हमारे पास? 5, जो कि हमसे पूछा था, यानी 5/15, यानी क्या आ जाएगा? 1/3। उसके बाद अगर वो हमसे पूछ ले भाई सफेद, तो सफेद हमारे पास कितने? सफेद है हमारे पास 6, यानी 6/15, यानी 3 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 5 बार। क्लियर है दोस्तों? अगर एक एक गेंद के बारे में हमसे चर्चा करे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर इसी में ऐसा पूछ ले हो हमसे कि भाई ये बताओ कि उसमें 2 गेंद होने की प्रायिकता क्या हो। अब देखो दोस्तों, अगर 2 गेंद होने की प्रायिकता अगर हमसे वो पूछ रहा है तब आप आराम से देखेंगे कि टोटल गेंद कितनी है भाई हमारे पास? टोटल जो गेंद है हमारे पास वो है भाई 15, और उसमें से 2 निकालनी है। तो हम क्या बोल देंगे? 15C2, यानी कि 15C2 यानी कॉम्बिनेशन के तहत हमें कितनी गेंदें निकालना है? 2 गेंद निकालना। अब वो 2 गेंद क्या हो? लाल हो। तो आप यहां क्या बोल सकते हो? यहां आप बोल सकते हो 4C2। क्लियर है दोस्तों? अब इसका मतलब क्या है भैया? 4C2 यानी कि 4 को कितनी बार खोलना है? 2 बार, यानी वो भी घटते क्रम में। मतलब कैसे? यानी कि 4 और 3,
और 2 को भी खोलना पड़ेगा 2 बार, यानी 2 और 1, उसके बाद 15, 15 को कैसे खोलना पड़ेगा 15 और 14, और वापस क्या आ जाएगा 2 और 1, यानी ये कट गया। अब देखो आप कि 3 से कितनी बार कट गया 5 बार, ये 2 से कटा 2 बार, ये 2 से कितनी बार कट गया 7 बार, यानी ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 7 5 35, यानी कि अगर आपको उसमें से 2 गेंद लाल निकालनी है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 2/35 होगी। अब ऐसे ही अगर वो पूछ ले काली गेंद तो आप ले बोल देंगे 5C2 और अपन में क्या आ जाएगा 15C2। ऐसे अगर वो पूछ ले सफेद गेंद तो क्या आ जाएगा 6C2 अपन में 15C2। क्लियर है दोस्तों। अगर 3 गेंद निकालने की पूछ ले तो 3 गेंद भी निकाल सकते हो आप। क्लियर है दोस्तों। अब एक बात ध्यान रखना प्रायिकता को करते वक्त, जब अथवा व आता है तो क्या आता है प्लस आता है, और जब और आता है तो क्या आता है दोस्तों गुना, सॉरी, जब और वो वहां आता है तो क्या आता है गुना आता है, अथवा आता है तो क्या आता है दोस्तों प्लस आता है। ये 2 चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है तो चीजें आसान हो जाए। कभी कभी पूछ लेता है कि एक गेंद सफेद और एक गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप अथवा और वह देख लेना, अगर वह आए तो प्लस और आए तो क्या आता है इनटू आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है यदि अंडर रूट 156.25 बराबर, ये 125 होता ही नहीं है, एक्चुअल कंडीशन ये कि ये कितना होगा 12.5 होगा। तो आप देखेंगे यदि अंडर रूट 156.25 बराबर 12.5 तथा 1.5625 प्लस अंडर रूट 156.25 का मान क्या होगा। तो आराम से देखिएगा दोस्तों कि उसने हमसे जो मान पूछा क्या पूछा 1.5625 प्लस 156.25। अब आप देखेंगे कि 156.25 का मान तो हमें दे ही रखा है, वो कितना दे रखा है उसने 12.5। अब आप देखो कि भाई इसका मान भी कितना होता है, अगर पॉइंट हटा दे तो 125, अरे दे ही रखा भाई इसका मान कितना होगा 125। अब देखो यहां से एक पॉइंट यहां से एक पॉइंट, यानी कितने आ गए 2 पॉइंट, यानी सवाल बन गया 1.25 प्लस 12.5। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहां भी 2 अंक बना लो, 12 और 1 13, 50 और 25 कितने हो गए 75, यानी कि 13.75। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं से देना था देख के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा दोस्तों एकदम सही होगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यदि संख्या 6B745 45 से विभाज्य है तो b का मान क्या होगा। आराम से देखो दोस्तों 6B745 और डिवाइडेड बाय 45। अब एक तो है कि आप 45 से डिवाइड कर लो, या मैं फिर बोल रहा हूं कि आप 45 के 2 टुकड़े कर लो। अब 45 के अगर आप 2 टुकड़े करेंगे तो कैसे टुकड़े होंगे 2, ऐसे होंगे भाई 9 गुणित 5, यानी एक 9 का पहाड़ा और एक 5 का पहाड़ा, दोनों में 45 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो कि अब छोटी वाली डिजिट रहती है कि भाई 5 से हमको क्या करना है डिवाइड करना है। तो किसी भी संख्या को अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो या तो जो हमारा लास्ट अंक है वो 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए दोस्तों 5 होना चाहिए। तो बिल्कुल ये तो 5 है, मतलब ये 45 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुना 5। अब मैंने दोस्तों जैसे ही से क्या लिखा 9 गुना 5 लिखा, तो 5 का मैटर तो हमारा क्लियर हो गया कि पीछे का एक अंक अगर उस संख्या से डिवाइड हो जाता है तो 5 तो गया हमारा, बचा क्या 9। अब 9 का नियम क्या बोलता है कि जितने भी अंक है सारे के सारे अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो आप 5 और 4 9, 9 और 7 कितने हो गए भाई 16, 16 और 6 कितने हो गए 22। अब 22 में क्या जोड़े कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो भाई 9 2 18 और 9 3 27, तो 22 और 27 जरूरत काय की है 5 की। तो हमारा बी का मान जो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि हमसे बोलना चाह रहा है, यदि 4x² प्लस 12x प्लस 100 इक्वल टू 0 तब 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप आराम से देखिए दोस्तों, हमारे को जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 4x² प्लस के 12x और प्लस के 100 इक्वल टू क्या 0, और आगे हमसे उसने पूछ लिया है कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो आप आराम से इसका मान बता सकते हैं, भाई ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 2 6 और 6 तो कितने हो जाएंगे 12x। क्लियर है दोस्तों, यानी 12x बराबर क्या आ जाएगा 0। अब आप आराम से देखो कि समीकरण को थोड़ा सा ऐसे सोल्व करो कि 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू क्या दोस्तों 0।
अब आप आराम से देखो कि हमारे पास 4x² प्लस 12x तो है, तो हम क्या करते हैं कि इस 100 को उधर ले जाते हैं, यानी कि हमारे पास जो मान होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 4x² प्लस 12x और माइनस के कितने आ जाएंगे 100, यानी कि जहां भी आपको 4x² प्लस 12x दिखे वहां आप क्या रख देंगे माइनस के 100, यानी कि देखो आप अगर मैं यहां मान वहां से उठा के रख दूं, यानी क्या रख दूं माइनस के 100 और प्लस के क्या 9, तो देखो भाई अगर माइनस के 100 में से प्लस के 9 जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 91 बचेंगे, नहीं बचेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आपको बस ऐसे सवाल आए तो एक बात ध्यान रखना है कि एलएचएस बराबर क्या होता है, आरएचएस होता है। क्या दिया गया, क्या पूछा गया, ने दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बिठाना है, और अगर हमने कॉम्बिनेशन बिठा दिया तो हमारा आंसर इन द 1 सेकंड आ जाएगा दोस्तों। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 3 की पावर 2 और स्टार को हम मान लेते हैं कि ये गुना होगा, और यहां क्या आएगा, और आगे दे रखा हमको 3 की घात 14। अब आप देखो भाई, बहुत एक छोटी सी चीज सिखाता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले देखो कि जैसे 3 की पावर 3 और कोष्टक बंद और उसकी पावर 2, और एक होता है 3 की पावर 2, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब कोष्टक आता है तो क्या होता है, गुना होता है, यानी कैसे, यानी ये हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, और इसको आप देखना ये 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग कितना होता है भाई 9 होता है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 9। तो इन दोनों में आप जमीन आसमान का अंतर, इस बात को ध्यान रखिए कि जब कोष्टक आए तो आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, और जब पावर के ऊपर क्या आ जाए, पावर आ जाए, तो उसकी पावर हो जाती है, यानी 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ बहुत गलती होती है बच्चों के हाथ, कोई बच्चा इसको 9 लिख देता, कोई 6 लिख देता, तो ऐसी गलती ना करें आप। क्लियर है, चलो अब थोड़ा समझते हैं इसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 2 6, यानी कि 3 की पावर 6 इंटू हमें यहां पता नहीं है, और ये कितना हो गया 3 की पावर 14। देखो भाई आधार समान होने पर घातें हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, यानी इधर 6 है और इधर कितना है 14, तो यानी जरूरत क्या है कि हमें 3 की घात 8 की जरूरत है। तब देखो 3 की घात 8 कहीं दे रखा है क्या, देखो भाई 3 की घात 4 दे रखा है, गलत, 4 की घात 9 नहीं, 3 की घात 9, हमें 3 की घात 8 चाहिए। अब यही बचा 9 की घात 4, अब 9 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब 9 की घात 4, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 लिख सकते हैं आराम से, 3 का वर्ग 9 ही होता है, और 4 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 3 की पावर 8, यानी कि दोस्तों 9 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 8 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/7 का स्क्वायर माइनस 2/7 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, यानी छोटा सा क्वेश्चन उसने हमसे पूछ लिया है, चलो उसको देख लेते हैं। 5/7 का होल स्क्वायर माइनस 2/7 का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, यानी कि 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4 और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 49, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 49, 25 में से 4 गए तो कितने बच्चे दोस्तों 21, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा, अच्छा 7 से काट दो इसे 3 बार, और 7 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 3/7 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ना तो कोई छोटा होता है ना कोई क्वेश्चन बड़ा होता है, जो परीक्षा में आ जाए और हमें नंबर दे जाए वो क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औसत तो भाई पीछे छोड़ ही नहीं रहा, और सवाल भी ऐसे आ रहे हैं कि क्या ही बताएं आपको। चलो औसत ज्ञात करें तो आराम से देखो कितना है, 27, 69, 15, 58 और 21। ये सारे लोग कितने हैं भाई, 5, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5, 1 8 9 5 14, 14 और 9 कितने हो गए भैया 23, 23 और 7 कितने हो गए 30, 30 का जीरो कैरी आउट कितना किया भाई 3, 2 7 8, 8 और 6 14, 14 और 2 कितने हो गए 16, 16 और 3 कितने हो गए भाई 19, 19/5, यानी कि कितना हो जाएगा 5 3 15, बच्चे कितने 4 5 8 40, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 38 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 38, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है, चलो और आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या ज्ञात करें जिसका निरूपण 2.34 है। बहुत बढ़िया, देखो भाई यानी कहने का मतलब ये है कि बस इस संख्या को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है दोस्तों, सोल्व, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 234/100।
अब वो परिमेय संख्या बोले ना बोले कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q कभी भी जीरो नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन आपको उसने बोला कि इसको सॉल्व करना है, तो सीधी बात है कि आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा भाई। जैसे 2 से काट दें, कितनी बार कट जाएगा, 17 2 34 यानी कि 117 बार, और 2 से आप इसको काट दें यानी कितना आ जाएगा 50, यानी 117 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो और आगे, एक परीक्षा में p 58% अंक अर्जित करता है और क्यू पी से 150 अंक अधिक अर्जित करता है, यदि अधिकतम अंक 700 है तो क्यू का प्रतिशत क्या है। देखो भाई, एक परीक्षा है जिसमें जो पी नाम का बंदा है वो कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है, 58% अंक प्राप्त करता है, और क्यू पी से 105 अंक अधिक प्राप्त करता है। जो क्यू है ना भैया, वो पी से कितना अधिक प्राप्त करता है, वो 105 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इसने पूछा है यदि अधिकतम अंक 700 है तो क्यू का प्रतिशत क्या होगा। तो अब आप आराम से देखो कि भाई हमें क्यू, अब पी का मान तो है हमारे पास कितना 58%, अगर इस 105 को मैं प्रतिशत में कन्वर्ट कर लूं तो मेरा आंसर आ जाए। तो अब देखो टोटल कितने, अधिकतम अंक 700 है, तो अधिकतम अंक कितने होते हैं, वो होते हैं भाई 100%, यानी 100% बराबर क्या 700। जब 100% बराबर 700 और हमें वैल्यू कितने की चाहिए 105 की, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि 105 को यहां लिख देंगे। अब आप आराम से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 कम 7 बचे कितने 3 7 5 35, यानी कि 105 अंक की वैल्यू कितनी आ गई 15%, यानी कि 105 की जगह अगर हम 15% रख दें तो हमारा जो क्यू का प्रतिशत आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 73% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है? बस कुछ नहीं करना था, जैसा जैसा उसने बोला वैसे वैसे उसको सॉल्व करते जाना था, तो चीजें हमारे लिए क्या हो जाती, बहुत आसान हो जाती। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़िया है। एक महिला के पास उसके पर्स में केवल 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के थे, कुल सिक्कों की संख्या 120 है तथा कुल धनराशि 100 रुपए थी, तब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताएं। देखो दोस्तों, आप आराम से देखो, एक उसके पास क्वांटिटी कैसी 50 पैसों की है, और एक क्वांटिटी उसके पास कितने 1 रुपए। 1 रुपए को कन्वर्ट कर लेते थोड़े से 100 पैसों में, क्योंकि 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं दोस्तों, 100 पैसे होते हैं। अब आप आराम से देखो कि कुल सिक्कों की संख्या 120 है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि उसके पास जो सिक्के थे वो कितने थे 120, और जो रुपए थे कुल वो कितने थे भाई 100 रुपए थे, तो अब आप आराम से देखो कि भाई कुल कितने आ गए उसके पास 100 रुपए। क्लियर है दोस्तों? अब आप आराम से देखें कि उसने पूछा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप ये मान लो कि 1 रुपए के सिक्के है ही नहीं, यानी इनकी वैल्यू पता ही नहीं है हमें। हम मान लेते हैं कि जितने भी सिक्के हैं वो सारे के सारे काय के 50 पैसे के सिक्के हैं। तो अब देखो, अगर 120 सिक्के हैं और एक की वैल्यू कितनी है 50 पैसे है, तो यानी कि टोटल कितना हो गया दोस्तों, टोटल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 6000। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया, 120 इंटू 50 कितना हो जाएगा 6000। अब आप देखो कि कुल आपके पास कितने रुपए हैं 100 रुपए, तो जब आप कुल 100 रुपए हैं तो 1 रुपए में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो कुल कितने हो गए भाई आपके पास, कुल हो गए आपके पास 10,000। क्लियर है दोस्तों? अब आप देखो कि 6000 और 10,000 में जो अंतर है वो कितने का है दोस्तों, 4000 का है। तो यहां आप क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे आप 4000, और देखो दोनों में अंतर कितने का है 50 का अंतर है, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार, यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 80, तो बाकी के 50 पैसों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? तो उसने क्या पूछा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बहुत आसान है, करना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गुना करना है मामूली सा। जैसे 50 पैसे और 1 रुपए, तो 50 पैसे में कितने पैसे होते हैं 50 पैसे ही होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। कुल सिक्के हमारे पास कितने हैं दोस्तों 120 है, और जो कुल रुपए वो कितने हैं 100 रुपए हैं। तो अगर 100 रुपए हैं तो 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 100 का गुना अगर हम 100 में करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अब उसने पूछा 1 रुपए के सिक्के, तो मान लो कि 1 रुपए के सिक्के है ही ना, सारे के सारे जो सिक्के 50 पैसे के, तो अगर 120 सिक्के हैं और 50 पैसे हैं तो 120 इंटू 50 कितना आ जाएगा दोस्तों 6000 आ जाएगा। अब देखो आप 10,000 और 6000 में अंतर कितने का 4000 का, यहां देखो 50 पैसे और 100 पैसे में अंतर कितने का 50 पैसे का, 1 जीरो से 1 जीरो 5 से कट गया 8 बार, यानी कितना आ गया 80। 1 रुपए के जो सिक्के आ गए कितने आ गए दोस्तों 80, और यही हमसे पूछा गया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक। विषम ज्ञात करें, यानी बताना कौन सा अलग है। देखो भाई, आयत कितनी भुजा होती है 4, त्रिकोण यानी कितनी 3, समांतर चतुर्भुज यानी कितनी भाई 4,
समचतुर्भुज यानी कितनी भैया 4, मतलब एकमात्र त्रिकोण क्या है, अलग है, जिसमें कितनी भुजाएं होती, 3। तो आपको यही बताना ना विषम कौन सा है, तो बी वाला एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूत्र वर्गेश 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 पर विचार करें। बहुत बढ़िया, विचार क्या करना, सोल्व भी कर लेते हैं। जहां वर्गेश की पुनरावृत्ति 20 बार हुई, मतलब ये जो शब्द 20 बार लिखा गया है, ठीक है। चरण 1 में सूत्र में से सभी सम स्थानों के अक्षरों को हटाया जाता है और फिर उत्तरोत्तर चरणों में सम स्थानों के अक्षरों को हटाया जाता है जब तक कि एक अकेला अक्षर शेष नहीं रह जाए। वहां अक्षर क्या होगा, बहुत बढ़िया। अरे भाई अगर आप सम वाले को हटा रहे हो तो क्लियर सी बात है, जो पहले नंबर पे रहेगा वो कभी हटेगा ही नहीं, और पहले नंबर वाला कौन है भाई, वी है। तो आप इसका एक तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं सी वाला, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, वी। और अगर आपको सोल्व करना है कि भाई कर सकते हो, जैसे वी ए आर जी एच ई एस और ई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसा ये आइटम कितनी बार हुआ है, ये आइटम हुआ है 20 बार। तो कोई 20 को तो हम सोल्व कर नहीं पाएंगे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि भाई उसने क्या बोला है कि चरण 1 के सूत्र में सभी सम स्थानों के अक्षरों को हटाया जाता है। अब देखो ये क्या है, 2 4 6 और 8 क्या होते हैं, सम होते हैं। इनको हटा दिया तो बचा क्या, वी आर एच और एस। अगली बार भी यही कार्यक्रम सेट होता है, मतलब क्या हटेगा, आर और एस हट जाएगा, नहीं क्या बच जाएगा, वी और एच। अगली बार फिर वही, तो फिर कौन बच जाएगा, वी बच जाएगा। यानी सम को हटाना है। तो सीधी सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन अपनी आय का, देखो भाई किसी भी व्यक्ति की आय हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो किसी भी व्यक्ति की आय जो हो गई कितनी हो गई, 100%। मोहन अपनी आय का 40% किराए पर, 20% भोजन पर, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। बहुत बढ़िया। अब देखो कितना हो गया दोस्तों, 40 और 20 60 और 10 70, यानी कि जो बात कर रहा है काय की कर रहा है, खर्च की। तो जो खर्च हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया भाई 70%। तो जो बचत हो जाएगी वो अपने आप कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी भाई, तो उसके वे के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता क्या है। देखो भाई वे के सापेक्ष पूछा है बचत की प्रतिशतता, तो ये ध्यान रखना आप। तो उसने खर्च क्या कर दिया भैया 70, उस पर 30 बचा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100% बराबर क्या 70, और उसकी बचत कितनी है 30। तब आप आराम से देखो भाई 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाएगा 300, और ये कितना 300 बटे 7 7 4। डायरेक्ट आंसर मत लगा देना भाई, 30% है ना, लफड़ा हो जाएगा। उसने पूछा उसके वे के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता क्या है, तो वे के सापेक्ष यानी कि जो खर्च कर दिया। तो 7 4 28, बचे कितने 2, फिर 7 2 14, बचे कितने 6, फिर कितना आ जाएगा भाई 7 8 56, यानी 42.8। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम दोस्तों सही हो जाएगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि मोहन अपनी आय का 40 20 60 70, क्या बचा 30, ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, आगे बढ़ना। उसने क्या बोला, उसके वे के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता क्या होगी, मतलब उसने कितना बचत किया, और वो भी किसके सापेक्ष, उसके खर्च के सापेक्ष। वे यानी कि खर्च। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों। 10 वर्ष पूर्व क्रिस एलेक्स से 3 गुना बड़ा था। बहुत बढ़िया। बंदा बोल रहा है भैया कि 10 वर्ष पूर्व जो क्रिस था वो एलेक्स से कैसा था भाई, 3 गुना बड़ा था। ये 1 हो गया तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। क्रिस अभी से 10 वर्ष पश्चात एलेक्स की आयु का 2 गुना हो जाएगा। कितने, 10 वर्ष बाद भाई, 10 वर्ष बाद कैसा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उसकी आयु का 2 गुना, यानी कि ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब आराम से देखो ये कितना हो गया भाई, 2 हो गया। ये कितना हो गया भाई, 3। अंतर कितने का, 1 का। अंतर कितने का, 1 का। इधर जितना भी रहता है सब जुड़ता है, 10 और 10 20, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 20, क्योंकि 1/1 को भी लिखेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। तो ये बंदा 20 3 कितने का हो गया, 60 का, और ये कितने का हो गया 20 का। अभी आराम से ध्यान रखना, 10 वर्ष पूर्व ये 60 का था, तो आप कितने के हो जाएंगे ये बंदे उन, ये हो जाएंगे भैया, एक हो जाएगा 70 का और एक कितने का हो जाएगा 30 का। यानी इनकी आयु का अनुपात कैसा होगा, वर्तमान आयु का अनुपात, वो होगा भाई 7:3। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुक, 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या। अब देखो 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या क्या होती है, पहले तो इतना से क्लियर कर लो कि 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 1000 होती है। अब जो भी कार्यक्रम होगा या तो यही होगा या इससे क्या होगा दोस्तों, ऊपर होगा। जैसे 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जिसे 6 8 12 एवं 20 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो सबसे पहले इनका ले लो भाई एलसीएम। आप किस किस का, 6 8, उसके बाद क्या है 12, और उसके बाद क्या है 20। इनका आप आराम से एलसीएम लेंगे तो 2 से कट जाएगा 3 बार, 4 बार, 6 बार और 10 बार। देखो भैया 3 तो 6 में आ ही जाएगा, 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, 3 बार, और कितनी बार कटा, 5 बार। अब कोई कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। 2 4 8 24, 24 5 कितना, 120। अब देखो आप 120 में ऐसी संख्या का गुना करो
कि या तो वो 1000 हो या 1000 से आगे पहुंचे। तो 12 ना में 108, यानी 12 में गुना काय का कर देंगे हम 9 का, यानी 12 ना में 108 यानी कितनी हो जाएगी 1080, यानी ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और आगे एक लाइन और जोड़ दी बंदे ने, वो क्या जोड़ दी कि हर एक परिस्थिति में कितना बचे शेष 5 बचे। तो आप क्या करो भाई, इसमें 5 जोड़ दो, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1085। क्लियर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या होगा, सही होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना हो तो x का मान क्या होगा। देखो भाई, संपूरक कोण क्या होता है 180 माइनस थीटा, और पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है भैया। तो यदि x का संपूरक कोण क्या होता है, वो होता है भैया 180 माइनस थीटा, पर थीटा की जगह क्या बोल दिया उसमें x। यदि x का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना हो, पूरक कोण क्या होता है भैया, वो होता है 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस x का कैसा हो भैया 6 गुना हो। कैसा हो 6 गुना, तो 6 का गुना कर दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा 180 माइनस के x, और ये कितने हो जाएंगे 9 6 54 यानी 540, और माइनस के कितने हो जाएंगे 6x। अब आप आराम से देखें, ये माइनस के x, ये माइनस के 6x इधर का क्या हो जाएंगे भाई 6x हो जाएंगे प्लस के 540 माइनस के कितने 180, तो 54 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 36 यानी 360, माइनस के x 6x यानी बचा कितना 5x, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा 5 7 35, बचा कितना 1 5 2 10, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना भैया कि संपूरक कोण क्या होता है, वो होता है 180 माइनस थीटा, और पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा। तो उसने बोला यदि x का संपूरक कोण, यानी कि संपूरक मतलब 180 माइनस x, उसके पूरक कोण का 6 गुना हो, पूरक कोण क्या 90 माइनस थीटा, यानी कि x का 6 गुना, तो 6 का हमने क्या कर दिया गुना कर दिया, दोनों का सॉल्यूशन कर लिया, तो x का वैल्यू आ गया 72 डिग्री। क्लियर है दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं। 23/37 के दशमलव निरूपण में दशमलव बिंदु के पश्चात 2017 अंक क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन दोस्तों कल ऐसा आया था, है ना, कि उसका 2017 अंक क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो कि आपको पता है कि क्या है 23/37, तो आप इसको डिवाइड कर लो कैसे 37 से। सबसे पहले तो क्या नहीं जा रहा दोस्तों, भाग नहीं जा रहा, तो 0। क्लियर है। अब आप जैसे ही करेंगे भाई 37 इंटू 5, तो 37 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 185, लेकिन अब कर लेते हैं 37 इंटू 6, तो 37 इंटू 6 कितना हो जाएगा 222, तो यहां आप लिख देंगे 222। अब देखो बच्चों 30 में से 22 गए तो बच्चे कितने 8, फिर एक 0 ले लिया, 37 दो कितने हो गए 74 हो गए। अब 37 दो 74 हो गए, तो वापस कितने बचे 80 में से 74 गए, तो बच्चे कितने दोस्तों 6 बचे। क्लियर है, फिर 0 ले लिया 37 एक, फिर कितना आ जाएगा 37। चलो भाई 60 में 37 गए तो फिर कितने बचे 23, देखो फिर रिपीट हो गया, वापस वो हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर क्या लग जाएगा 0.621 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। अब बार लगने का मतलब है कि ऐसे अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, यानी हर 3 अंकों के बाद वापस वही अंक आएगा, हर 3 अंकों के बाद वापस वही अंक आएगा। तो ऐसे हमें जाना कहां है 2017 तक। तो मैं क्या करता हूं कि 2017 को 3 से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि 3 6 18, बचे कितने 2, 3 7 21, फिर 3 2 6, यानी शेष कितना बचा, जो हमारा शेष बचा दोस्तों कितना बचा 1 बचा। अब जब शेष हमारा 1 बचा तो यानी कि पहला अंक, तो पहला अंक क्या होगा दोस्तों 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे 2017 अंक आए, 5000 अंक आए, 5857 अंक आए, तो आपको ऐसे घबराना नहीं है, आप इन द 1 सेकंड आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई ऐसी संख्याओं को तो आपको देखना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 99, अब कोई 99 का पहाड़ा तो आता नहीं है ना भाई, तो आप 99 के कर लो 2 टुकड़े। तो एस के टुकड़े अपन क्या कर सकते हैं, इसके कर सकते हैं 11 और 9, या कुछ और भी आपको समझ में आ रहा है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि 11 और 9। तो सबसे पहले देखो छोटा वाला अंक कि भाई 9 से कौन कौन से अंक डिवाइड हो सकते हैं, तो 9 से अंक वही डिवाइड हो सकते हैं जिनके अंकों का योग क्या हो 9 से डिवाइड हो। तो पहला वाला देख लेते हैं, 4 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 कितने हो गए भैया 25, मतलब ये संख्या तो डिवाइड नहीं हो सकती, यानी पहला ऑप्शन तो हमारे हाथों से चला गया। अगला देखते हैं, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 3 कितने हो गए भाई 17, 17 और 1 18, 18 और 9 27, मतलब एक इसकी प्रायिकता है कि ये सही हो सकता है, लेकिन सबको चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद 11 का भी हमको चेक करना है। चलो आगे देखते हैं, 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, मतलब ये भी सही हो सकता है। 5 4 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 4 5 4 9, 9 3 12, 12 और 4 16 और 2 18, मतलब ये भी हो सकता है। चलो भाई यानी कि इनमें तो प्रायिकता तीनों ही काम कर रही है। अब आप देखो कि भाई 11,
अब 11 का अंक क्या बोलता है कि सम और विषम अंकों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए, यानी कि 11 के मल्टीपल होना चाहिए। तब आप आराम से देखो कि अगर हम देखते हैं कि 9 3 12, 12 और 6 कितने हो गए भाई 18, ये कितना हो गया 4 4 8 और 1 9, तो 18 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, यानी कि क्लियर है भैया, ये उसके अंतर में नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब बचा क्या कि भाई 1 और 5 6 और 9 कितने हो गए भाई 15, तो इधर देखो आप 3 और 7 कितने हो गए 10, 10 और 2 12, यानी अंतर कितने का आ रहा 3 का, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 1 और 4 5, 5 और 4 9, 5 3 8 और 1 9, यानी 9 में से यानी सम और विषम अंकों में से क्या जाएगा या तो अंतर 0 आए या 11 आए या 22 आए, तो एकदम ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपकी सारी प्राथमिकताओं को क्या कर रहा है पूरा कर रहा है। जिससे एक बार उसको डिटेल में समझ लेते हैं। 1 1 4 3 4 5, पहली कंडीशन है कि वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 की कंडीशन क्या है कि अंकों का योग क्या है, या तो 9 आए या 18 या 27 है, यानी कि वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो दोस्तों 5 4 9, 9 और 3 12 और 4 16 17 और 18, यानी कि 18 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी कि ये एकदम क्या हो गया 9 के लिए तो सही हो गया। अब जरूरत है हमें 11 के लिए, तो हम 11 के लिए भी देखेंगे दोस्तों। 11 के लिए जैसे हम देखेंगे तो आप समझेंगे इधर कि भाई हमारे पास अंक कितने हैं 1 1 1 4 3 4 5। अब 11 का नियम क्या बोलता है, 11 का नियम बोलता है कि सम और विषम अंकों का अंतर या तो 0 हो या 9 या 11 हो या 22 हो, यानी 11 का क्या हो मल्टीपल हो। तो देखो 1 और 4 5, 5 और 4 9, यानी ये कितने आ गए 9 आ गए, ये कितना हो गया 1 और 3 4, 4 और 5 कितने 9, तो 9 9 हो गए 0, यानी या तो उनके सम और विषम अंकों का अंतर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, 11 या 22, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट, धारा के प्रवाह के साथ गति 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में गति 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे है। किसी स्थान तक जाने तथा वापस आने में कुल 20 घंटे का समय लगता है, तो तय की गई यात्रा की एक तरफ की दूरी क्या होगी। तो मान लो कि दूरी क्या है भाई डी है, और धारा के साथ उसकी चाल कितनी है 7.2 है, और धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में गति कितनी 4.8 है, यानी कितना आ जाएगा भाई 4.8, और टोटल जो समय लग रहा है हमें कितना लग रहा है 20 घंटे लग रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या ऊपर एक जीरो लग सकती है, बराबर लग सकती है, यानी कितना हो जाएगा 10d डिवाइडेड बाय 72, और ये कितना हो जाएगा भैया ये भी हो जाएगा 10d डिवाइडेड बाय 48, और 20 घंटे लग रहे हैं। अब आप देखो कि 72 और 48 का एलसीएम कितना 144, यानी कि 144, 72 से कितनी बार कट गया 2 बार, यानी 10 2 कितने हो गए 20, और 48 से कितनी बार कट गया 3 बार, यानी 10 3 कितने हो गए भाई 30, और बराबर में क्या गया 20। अब आप आराम से देखो 30 और 20 कितने हो गए दोस्त 50 हो गए, यानी 50d बराबर 20 इंटू 144। अब आप आराम से देखो 0 से 0 चला गया, 144 का रुकना कितना हो गया 288, 288 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 और 5 25, बचे कितने 3, 5 7 35, बचे कितने 3, 5 6 30, यानी 57.6 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारी मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।